Good morning, students. I'm Ruchika Modi. We were learning about Wegener's law, the law of increasing state activities. That means जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा था वैसे वैसे जो सरकार है उसकी एक्टिविटीज बढ़ रही थी, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। इसी चीज के ऊपर सर वेगनर ने एडोल्फ वेगनर ने एक लॉ बनाया जो हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था कि जर्मन इकोनॉमिस्ट एडोल्फ वेगनर ने 19th सेंचुरी में एक लॉ प्रोपाउंड किया जिसका नाम रखा द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, जो कि वेगनर्स लॉ के नाम से पॉपुलर हो गया। इसके अंदर हमने आगे पढ़ा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या फिर पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज कैसे कैसे बढ़ रही थी, एंड ऑल्सो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसके अंदर सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा। इसके अंदर हमने दो पढ़े थे, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव के अंदर था कि जो पुरानी ट्रेडिशनल फंक्शंस है उनके अंदर कुछ बढ़ोतरी होना, बढ़ना, या फिर एक्सटेंसिव के अंदर हमारा था कि जो हमारे नए वेलफेयर फंक्शंस इनटू द टेबल आ गए हैं, ऑन द टेबल आ चुके हैं, उनकी बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे हमने डिफेंस की बात की थी, इंटरनल प्रोटेक्शन की बात की थी, हमने सोशल ओवरहेड्स की बात की थी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ की बात की थी। वैसे ही हमने नए फंक्शंस के लिए भी डिस्कस किया था, जैसे कि फूड, एग्रीकल्चर, ओल्ड एज पेंशन, हमारा एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। ये सब चीज़ें पहले हमारे ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर नहीं हुआ करती थी, एंड नाउ दे आर इंक्लूडेड। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस फेयर ऑफ पब्लिक गुड्स, कैसे कैसे पब्लिक गुड्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे कैसे पब्लिक गुड्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, कौन से पब्लिक गुड्स अब सरकार को प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, कौन से मेरिट गुड प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। नाउ पब्लिक गुड और मेरिट गुड्स क्या है, दैट विल बी आर नेक्स्ट क्लासेस, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो अभी के लिए जस्ट इतना समझ लो, जो भी सरकार जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करती है आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। फिर इसके बाद आज जो हमें यहाँ से पढ़ना था वो ये था कि क्या क्या कॉजेज हैं। दो कॉजेज तो हमने देख ली, एक्चुअली तीन देख लिए। पहला इंटेंसिव आपके जो एक्टिविटीज है उनके उनमें इंक्रीमेंट होना, सेकंड एक्सटेंसिव में इंक्रीमेंट होना, एंड थर्ड हमने पढ़ा था कि पब्लिक गुड्स के अंदर जो हम पहले प्रोड्यूस किया करते थे अब उसमें इंक्रीमेंट हो गया। नाउ देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ स्टेट एक्टिविटीज। जैसे कि जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ रहा था, उसी के हिसाब से उन इंडस्ट्रीज को कुछ सर्विसेज की ज़रूरत थी, लाइक रोड ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट, रेलवेज, टेलीफोनिक। उसी तरीके से हमारा अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, मार्केट में प्रोडक्शन और मार्केटिंग अरेंजमेंट बढ़ता है, उसकी वजह से भी हमारे सरकार के ऊपर जो काम करने का भार है वो भी बढ़ता रहेगा। Our first cause is affect because of demand and supply of public expenditure activities। मतलब कि सरकार की एक्टिविटीज की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पर कैपिटा इनकम, अगर लोगों की इनकम या वेल्थ बढ़ती है पॉजिटिवली, अगर वो बढ़ती है तो वो क्या करेगी, लोगों को बेटर लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करेगी, उनको अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने में मोटिवेट करेगी। सो इन दैट प्रोसेस लोग क्या करेंगे, अगर उनकी पर कैपिटा इनकम और वेल्थ बढ़ती है, दे विल डिमांड मोर ऑफ बोथ द क्वांटिटीज, बोथ द गुड्स, चाहे वो हमारा पब्लिक गुड हो, सरकारी गुड हो, चाहे वो प्राइवेट गुड हो जो हम मार्केट से पैसे दे के खरीद के लाते हैं। नाउ यहाँ पे हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से टाइप ऑफ पब्लिक गुड्स हमारे बढ़ेंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स। तो इन सब चीज़ों की जो सप्लाई है वो सरकार को ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी तो उनको ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव द फैक्टर्स विच अफेक्ट ओनली द डिमांड साइड। पहले वाले में क्या था, डिमांड भी बढ़ रही थी एंड उसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ रही थी। यहाँ पे ओनली डिमांड साइड कौन सी बढ़ती है,
अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर ये सब कुछ होगा तो सरकार से जो हम डिमांड करते हैं वो बढ़ेगा, कन्फर्म बढ़ेगा। जैसे एजुकेशनल फैसिलिटी हम बढ़ने के लिए बोलते हैं, सरकार सप्लाई बढ़ाए ना बढ़ाए, डिमांड बढ़ रही है। ओल्ड एज पेंशन आ गया, ओल्ड एज होम्स आ गया, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो आ गया। देन वी हैव जो फैक्टर जो सिर्फ सप्लाई साइड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो सरकार की एक्टिविटीज का प्रोडक्शन स्केल बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करेंगे, या फिर इंटर गवर्नमेंटल जो ग्रांट्स होती है। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है? तीनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। आई नो सब सेम सेम लग रहा है, बट चिल, इजी है, आराम से समझ आएगा। ध्यान से सुनो। अगर पहले वाले की बात करें तो हम हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं वेल्दी हूँ और मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, तो आई विल गो फॉर अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। मुझे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, उसके लिए आई वांट टू मेंटेन माय हेल्थ। तो मैं पब्लिक जो हेल्थ है, चाहे कोई भी तरीके का हॉस्पिटल है, मैं वहां पर जाकर अपना हेल्थ चेकअप रूटीन वाइज करवाना प्रेफर करूँगी। ठीक है, अभी के लिए हम मान के यही चल रहे हैं कि हॉस्पिटल्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो सरकार के लिए डिमांड भी बढ़ गई कि वी नीड मोर हॉस्पिटल फैसिलिटीज, और उनको सप्लाई भी करनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जिनको वो नकार नहीं सकते। सेकंड वाला था, उसके अंदर हमने कहा सिर्फ डिमांड साइड बढ़ रही है, सप्लाई साइड बढ़े ना बढ़े उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हो सकता है बढ़े, सरकार बढ़ा दे, बट डिमांड तो होगी ही होगी। एजुकेशनल फैसिलिटी, ठीक है, हमारा स्किल डेवलपमेंट, हमारा जॉब, हम जॉब चाहते हैं ना, तो दीज आर क्रिएटिंग द डिमांड प्रेशर ओवर द सरकार। नाउ थर्ड वन ज्यादा इजी है। देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया कि सप्लाई साइड में कौन सी चीजें हैं जो सरकार के एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे सप्लाई साइड भी सरकारी सप्लाई साइड है, एज इन सरकार की कोई कंपनी है, उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर हम प्रोडक्शन को डबल करना चाहें, चाहे किसी भी रीजन की वजह से अगर हम सप्लाई डबल करना चाहें, तो सरकार का खर्चा बढ़ा। अगर हम उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहें तो सरकार का खर्चा बढ़ा। एंड ऑल्सो अगर सरकार को इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स, लोन, एड्स देना पड़े, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आ गई, सेंटर को, केरल को देना पड़ेगा, केरल में बाढ़ आई है तो, या फिर राजस्थान सरकार केरल को कुछ देना चाहती है। सो इस तरीके से हमारी इंटरनल डोमेस्टिक इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स हो गई। या फिर अगर मान लो जैसे पहले एक बार नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तब भी हमने, इंडिया ने हेल्प किया था। सो दैट इज ऑल्सो इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स। तो तीनों चीजों में समझ आया। पहला ऐसा था जिसके अंदर डिमांड और साइड, दोनों साइड से कुछ इंक्रीमेंट हो रहा था। सेकंड वाज ऐसा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड से प्रेशर एक्सक्रीट हो रहा था, जिसकी वजह से सरकार का खर्चा बढ़ने की संभावना थी। थर्ड इज जिसमें सरकार की सप्लाई साइड बढ़ रही। ओके, देन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये देखो, ये डायग्राम है, इसके अंदर मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिए, पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। सो यहाँ पे सी, मैं आपको यहीं पे कलर चेंज कर करके बता देती हूँ। दिस इज आर P0, ओके, एंड दिस इज आर P1। नाउ ये जो लाइन है ये है हमारी PG1, या फिर इसको जीरो भी टर्म कर सकते थे। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमने PG1 लिया है, तो वहां पे इसलिए मैंने PG लिख दिया, ठीक है, PG1 एंड PG2। ये रहा, ये जो हमारी लाइन है PG1, ये किस लिए है? ये शो कर रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारी स्टेट एक्टिविटीज, यहाँ पे एक्टिविटीज है, और यहाँ पे हमारा हो गया, सॉरी, यहाँ पे हमारी है जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ रहा है, एंड यहाँ पे हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, जैसे कि स्टेट एक्टिविटीज। ओके, तो जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये दोनों लाइन शो कर रही है। बट PG1 की बात करें तो दिस इज शोइंग अ कांस्टेंट इंक्रीज। जैसे P0 को अगर हम यहाँ से डिवाइड करें, लेट्स टेक इट Y0 एंड P1 Y1, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं P0 टू Y0, दैट विल बी इक्वल टू P1 टू Y1। दैट इज रेशियो इन दोनों का बराबर होगा, जो शो कर रहा है देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर
with reference to the development process or the national product. डेवलपमेंट या नेशनल प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है इस लॉ के अंदर. ओके, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि जो आपका रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स है वो आपने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, जो मैंने बताया था एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर या स्टेट एक्टिविटीज. यहाँ पे आपने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया दैट इज रियल पर कैपिटा इनकम, जिसको हम नेशनल प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं या फिर डेवलपमेंट बोल रहे हैं. ठीक है. थर्ड डायमेंशन क्या है, जो ये PG1 लाइन है दैट इज शोइंग द टाइम डायमेंशन. ठीक है, ये हमें टाइम बता रही है क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है इन द रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स. नाउ अगर हम ये पूरी पूरी लाइन बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट होने लग जाता है. वी विल से पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक गुड एंड GNP या PCI. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो पब्लिक गुड है एंड योर रियल कैपिटा PCI है, उन दोनों के अंदर एक डायमेंशनल रिलेशनशिप शो करने के लिए हमने इसको टाइम डायमेंशन भी बोला है, जिसके अंदर ये PG1 जो लाइन है दिस इज शोइंग द टाइम डायमेंशन. मूविंग ऑन, जैसे जैसे आपका यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन दे रखा है एज द रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस PCI इंक्रीज होती है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है इस वजह से. सो वहीं पे सेम प्रोपोर्शन पे आपकी इकोनॉमिक या स्टेट एक्टिविटीज भी बढ़ रही है. रिपीटिंग, आपका जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस होता है बढ़ता है वैसे वैसे आपका PCI बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीमेंट इन द PCI आपका सेम प्रोपोर्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, दैट इज स्टेट एक्टिविटीज बढ़ रही है एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. यही दोनों चीजें आपको यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया है. PG1 क्या होगी, आपकी कांस्टेंट प्रोपोर्शन लाइन होगी, जो कि शो कर रही है देयर इज ए कांस्टेंट इंक्रीज इन बोथ द थिंग्स. ठीक है, विद रेफरेंस टू द टाइम. वेयर एज जो PG2 है वो हमारा वेगनर हाइपोथेसिस है, जो हमारी जो कर्व्ड लाइन थी ना ये वाली, देखो ये मैं अभी इसको ब्लू कर देती हूँ, दिस वन. तो ये जो लाइन थी दिस इज अ वेगनर हाइपोथेसिस. ये हमें हाइपोथेसिस बता रही है, जो बता रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन PCI एंड योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंजेस, वो कांस्टेंट नहीं रहती है. जहां पे आपको ये मैंने जो पहले बता दिया है कि दोनों का प्रोपोर्शन निकालना, वो यहाँ पे फिर से बताया गया है. एंड इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं समझ आए तो एक बार रिपीट मोड पे देख लेना, पक्का से समझ आ जाएगा. देन यहाँ पे बस उसी चीज को क्रिटिसाइज किया गया है जो L.N.T. फिकॉक एंड जैक वाइजमैन ने किया था. सो इसी के कंटेक्स्ट में मैं अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज पिकॉक की जगह ये पिकॉक लिखा हुआ है. सो देयर इज अ कंफ्यूजन कि पिकॉक है या फिकॉक है, बट मोस्टली की जगह इट्स पिकॉक. सो इसको आप F की जगह P कर लीजिएगा. पिकॉक ने और वाइजमैन ने वेगनर्स लॉ को क्रिटिसाइज किया. क्रिटिसाइज करेंगे उसके बाद ही तो आपकी नई थियरी आएगी. इसीलिए कभी भी कोई भी थियरी पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ना होता है, पहले कौन सी थियरी आई फिर उसको क्रिटिसाइज क्या किया गया, और कोई भी क्रिटिसाइज करने के बाद नई थ्योरी जरूर बनाता है. सो एक सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो जो क्रिटिसिज्म पिकॉक वाइजमैन ने वेगनर की होगी वही वही सेम रिजल्ट उन्होंने अपनी थियरी के अंदर डाला है. दैट मीन्स अगर हम एक थियरी पढ़ते हैं तो हम आगे वाली थियरी अपने आप पूरी कर देते हैं. सो मूविंग ऑन, क्या क्या क्रिटिसिज्म्स पिकॉक और वाइजमैन ने दिए थे. फर्स्ट चीज, वेगनर को बोला तो गया था कि वो इंटरडिसिप्लिनरी है. ठीक है, क्योंकि ये बात क्या कर रहा था कि जैसे जैसे PCI बढ़ रहा है, और PCI किसकी वजह से बढ़ रहा था, डेवलपमेंट की वजह से. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा था वैसे वैसे सरकार का खर्च और सरकार की एक्टिविटीज बढ़ रही थी. सो इट बिकेम इंटरडिसिप्लिनरी. बट जब वेगनर ने इसको डायग्रामेटिक शो किया या फिर अपनी थियरी को पूरा कंक्लूजन के साथ प्रेजेंट किया, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ PCI पर कैपिटा इनकम, वो भी कौन सी, रियल पर कैपिटा इनकम, उसके बेसिस पे पूरा समझा दिया. उन्होंने कोई भी सोशल, कोई भी साइकोलॉजिकल या अदर एस्पेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है
कि इन्होंने बोला तो था कि इंटरडिसिप्लिनरी है, बट लैक्ड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके अंदर ना तो पॉलिटिकल साइंस को बताया गया, ना इकोनॉमिक्स को, ना सोशियोलॉजी को। देन वी हैव इट्स, क्या है, इट्स वेस्टर्न कंट्री थियोरी। एक तरीके से जो भी थियोरी डेवलप की गई थी वो वेस्टर्न कंट्रीज को ध्यान में रखकर, वेस्टर्न कंट्रीज के डेटा को स्टडी करके रखी गई थी। इसीलिए जो कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज पे है या फिर जो वेस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, उनमें ये अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली हमारी कंट्री में भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स। चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, चाहे हम डेवलप हो ना हो, स्टेट एक्टिविटीज आर स्टिल इंक्रीजिंग बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया हमारा। हमारे यहाँ पे सीजनल जो एग्रीकल्चर है दैट इज अभी तक हमारा वेदर पे डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो दिस थियरी इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज। ऑल्सो इसके अंदर हमने इन्फ्लुएंस ऑफ वॉर को इग्नोर कर दिया। थर्ड पॉइंट, जो लास्ट हमारा पॉइंट है, दैट इज कि टाइम पैटर्न। इन्होंने क्या कहा, टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे सो दिस इज कांस्टेंट वाला, लेकिन अगर हम टाइम से रिवर्ट हो जाते हैं तो ये थोड़ा मोल्ड भी हो जाती है। दैट इज हम पर कैपिटा इनकम बेसिस पे चलेंगे तो ये आगे जाके थोड़ी सी कर्व भी हो जाती है। दैट डजंट शो अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल ग्रोथ इन द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में जरूर बताया गया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एवरेज निकाला जाता है और एवरेज विल बी द कांस्टेंट वन। बट अगर हम टाइम पैटर्न को चेंज कर दें, लॉन्ग की तरह शॉर्ट कर दें या मिनी शॉर्ट मीडियम कर दें, तो उसमें हमारे पैटर्न चेंज हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। अभी आपको क्या करना है, वेगनर्स लॉ थोड़ा सा फिर से पढ़ना है सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सके, एंड उसके बाद अपन पिकुक वाइजमैन थ्योरी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।